हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 85th जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो हम बात कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी टीजीटी पीजीटी या पॉलिटिकल साइंस में जो है कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम भरा है, उन सब के लिए ये सारे फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, सेट की तैयारी करना चाहते हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो जो फर्स्ट फैक्ट है वो है सोशलिज़म के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अपकमिंग जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगा उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवाद के बारे में। ठीक है, समाजवाद के का जो एक सेंट्रल आइडिया वो क्या है, कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के बाद जो आपका उदारवाद आया था। ठीक है, जो फ्यूडल सिस्टम एंड हुआ, उदारवाद आया। उदारवाद में कहीं ना कहीं किस चीज़ का इमरजेंस होता है, पूंजीवाद। ठीक है, जिसका क्रिटिसाइज किसने किया है, कार्ल मार्क्स। और वो किस चीज़ की बात करते हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए समाजवाद है क्या। समाजवाद जो है समाज के हितों को व्यक्तियों के हितों से उच्च मानता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, व्यक्तियों के हित, जिसमें हम इंडिविजुअलिज्म भी कहीं ना कहीं उस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। जो हम उदारवाद में बात करते हैं, कहीं ना कहीं उदारवादी क्या 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 क्लेम करते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति के हितों को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन समाजवाद इसके बिल्कुल विपरीत है। वो यहाँ पे व्यक्तियों के हितों से ज़्यादा समाज के हितों को ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण हो। ठीक है, समाजवाद में कहीं ना कहीं जो उद्योग है उन पर किसका नियंत्रण करने की बात की जाती है, एक सोशल ओनरशिप की बात की जा रही है। जबकि उदारवाद के अंतर्गत ये किसी भी व्यक्तिगत के हाथों में होते थे। ठीक है, उद्योग सामाजिक कल्याण के लिए राज्य की शक्ति में वृद्धि की यहाँ पे बात की जा रही है कि ठीक है कि राज्य की शक्ति को बढ़ाया जाए। क्योंकि उदारवाद के अंतर्गत कहीं ना कहीं राज्य की शक्तियों को कम करने की बात की गई थी। कहीं ना कहीं एक जो इकोनॉमिक स्फेयर है व्यक्ति का, उसमें जो है राज्य की एक मिनिमम इंटरफेरेंस की बात की गई थी। ठीक है, लेकिन समाजवाद के अंतर्गत उन शक्तियों को बढ़ाने की बात की जा रही है समाज के कल्याण के लिए। अगला है पूंजीवाद के विनाश पर ही समाजवाद की स्थापना हो सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि पूंजीवाद क्यों बढ़ा, उदारवाद के कारण पूंजीवाद में पर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल ओनरशिप थी, अब उसको जो सोशल ओनरशिप में कहीं ना कहीं बदलने की बात की जा रही है समाजवाद के अंतर्गत। तो समाजवाद की अगर स्थापना करनी है तो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, समाजवाद का उद्देश्य जो पूंजीवाद को ख़त्म करना था, जाहिर सी बात है। और समाजवाद जो है न्याय, निष्पक्षता और स्वतंत्रता का बिल्कुल समर्थन करता है। ठीक है, समाजवाद अत्यधिक आर्थिक बर्बादी वाले क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा समाप्त करना चाहता था। क्योंकि पूंजीवाद का इमरजेंस क्यों होता है, जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी। और प्रतिस्पर्धा क्यों बढ़ी, जब कहीं ना कहीं स्टेट का इंटरफेरेंस कम होने लगा। जब उदारवाद के द्वारा ये नारा दिया जाने लगा कि मिनिमल स्टेट की बात की जाने लगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो कि कंपटीशन था, एक प्रतिस्पर्धा थी प्राइवेट कहीं ना कहीं सेक्टर में, वो ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, उससे क्या हुआ, उससे जो है पूंजीवाद का इमरजेंस हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समाजवाद के अंतर्गत क्या बात की जाती है कि उस प्रतिस्पर्धा को, जहाँ पर आर्थिक बर्बादी वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पे ये प्रतिस्पर्धा समाप्त कर दी जानी चाहिए, तभी समाजवाद की स्थापना वहाँ पे हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था समाजवाद के बारे में। नेक्स्ट हम फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीक्वेंस वाइज, यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, उत्पादन के बल, ठीक है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उत्पादन के संबंधों की बात की जाती है कि जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उसका संबंध सोसाइटी में किस कैटेगरी के लोगों से, मीन्स जो आपके पास सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किन लोगों के हाथ में रहते हैं। ठीक है, वो फोर्स किन लोगों के हाथ में रहती है। और उसके बाद आता है कानूनी और राजनीतिक संगठन, लीगल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद विचारधारा। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स से संबंधित है। और अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है तो आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मार्क्स के ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया है। ठीक है, हर चीज़ उसमें डिटेल में बताई गई है, आपको वहाँ से अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार जो है उत्पादन की शक्तियाँ उत्पादन के संबंधों को स्वरूप प्रदान करती है। ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, जो उत्पादन की शक्तियाँ, जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या करते हैं, स्वरूप प्रदान करती है किसको, उत्पादन के संबंधों को। ठीक है, और उत्पादन के संबंधों पर सामाजिक संस्थाओं का दर्शन का ढांचा खड़ा होता है। ठीक है, उन्हीं आधारों पर कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो, या एक जो फिलोसफी, एक दर्शन होता है, वो उसी के ऊपर जो है खड़ा होता है। ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि मार्क्सवादी समाज के अध्ययन में जो संरचनावाद लागू किया गया, ठीक है, वो किसने किया है, वो अल्थुजर ने
कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद जो इसको मार्क्सवादी समाज के अध्ययन में जो है अल्थुजर ने इसको लागू करने का प्रयत्न किया है। और अल्थुजर ने जो है कहीं ना कहीं लेवी स्ट्रॉस की संरचनावाद तथा फ्राइड के मनोविज्ञान की सहायता से वैज्ञानिक मार्क्सवाद के स्वरूप की व्याख्या की है। तो ये 2-3 नाम है, देखिए लेवी स्ट्रॉस, अल्थुजर और फ्राइड, इन तीनों के नाम आपने याद रखने हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसमें अल्थुजर ने जो संरचनावाद लागू किया है मार्क्सवाद के सामाजिक अध्ययन में, और इन्होंने जो ये कहाँ से लिया है, लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद तथा फ्राइड के मनोविज्ञान की सहायता से क्या किया इन्होंने, वैज्ञानिक मार्क्सवाद के स्वरूप की व्याख्या की है। किसने? अल्थुजर ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन क्या है? लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद जो है कहीं ना कहीं इसकी स्थापना की गई थी। और लीग ऑफ नेशन का जो आइडिया था वो किसके विचारों से दिखता है हमें? वुडरो विल्सन के विचारों में कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन का आइडिया हमें दिखता है। तो देखिए लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय पार्ट 1 ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई। ठीक है, वर्साई की जो संधि थी उसमें जो कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई है 28 जून 1919 को, जिसमें 44 स्टेट्स थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लीग ऑफ नेशन को कई बार मैच करने के लिए पूछा जाता है, लेकिन बाद में जो है कहीं ना कहीं जो सेकंड जो वर्ल्ड वॉर उसकी जो कहीं ना कहीं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, उसकी वजह से लीग ऑफ नेशन को जो फेल घोषित किया गया। उसके बाद जो यूएनओ का बना था आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राज्य के उदारवादी सिद्धांत का सर्वप्रथम समर्थक कौन था? ठीक है, तो ये थे जॉन लॉक। जॉन लॉक को जो फादर ऑफ लिबरलिज्म भी माना जाता है। ठीक है, लॉक को उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है क्योंकि उसने क्या किया, अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान दिया है। ठीक है, क्योंकि लॉक जो है आपको पता ही है कि नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, जिसमें स्वतंत्रता की भी बात की है। ठीक है, स्वतंत्रता भी क्या है, एक हमारा प्राकृतिक अधिकार है। तो पहली बार उदारवाद का पिता जो जॉन लॉक को माना जाता है, और उन्होंने जो स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकारों में शामिल किया था। लॉक के विचारों में उदारवाद के दोनों रूपों, पुरातन उदारवाद व नवीनतम उदारवाद, दोनों के दर्शन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उदारवाद का जो सबसे आवश्यक सिद्धांत वो क्या है, तो स्वतंत्रता। ठीक है, कहीं ना कहीं उदारवाद के अंतर्गत जो स्वतंत्रता की ही बात की जाती है कि इंडिविजुअल को जो है स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी तरीके की लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल क्या है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति खुद रैशनल है, वो अपना अच्छा बुरा अच्छे तरीके से समझ सकता है, इसलिए उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी तौर पर कोई भी उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। खासकर उसके इकोनॉमिक जो स्फेयर है उसमें तो उसको बिल्कुल लिबरल छोड़ दिया जाना चाहिए। अब मूल रूप से उदारवाद का जन्म जो स्वेच्छाचारी शासन और व्यवस्था के विरुद्ध एक सर्वोत्तम आंदोलन के रूप में हुआ है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य जन्म से स्वतंत्र पैदा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्वतंत्रता जो है एक नेचुरल राइट के तौर पर जॉन लॉक बात करते हैं, जिसमें यह माना जाता है कि जन्म से ही व्यक्ति जो है बिल्कुल स्वतंत्र पैदा हुआ है। ठीक है, तो दिस वाज समथिंग अबाउट लिबरलिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट है, नाजीवाद व साम्यवाद में क्या समानता है। देखिए, नाजीवाद और साम्यवाद में समानता, दोनों ही सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं क्या होती है, जिसमें कहीं ना कहीं जो रूल है उसके वो किसी भी तरह के कानून के अंडर नहीं होता है, मतलब वो अनकंट्रोल्ड होता है, उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी बाधाएं या प्रतिबंध नहीं होता है। तो दोनों ही सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं हैं। वैयक्तिक स्वतंत्रता का अभाव रहता है दोनों में। ठीक है, साम्यवाद में भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो इंडिविजुअल लिबर्टी होती है, कहीं ना कहीं उसका अभाव रहता है, और नाजीवाद में भी आपको व्यक्ति की किसी प्रकार की स्वतंत्रता की बात देखने को नहीं मिलती है। अंतर दोनों में ये है कि साम्यवाद के अंतर्गत हर मनुष्य की आर्थिक समानता की बात की गई है, परंतु नाजीवाद में क्या होता है, जाति की श्रेष्ठता का सिद्धांत अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, नाजीवाद के अंतर्गत। और साम्यवाद में जो मनुष्य की आर्थिक समानता की बात तो की जाती है, लेकिन दोनों में समानताएं क्या है, दोनों में समानताएं ये कि सर्वाधिकारवादी या टोटलिटेरियनिज्म रिजीम्स है दोनों, और दूसरी बात क्या है कि इसमें वैयक्तिक स्वतंत्रता का बिल्कुल अभाव देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित संघ वर्ग के रूप में शामिल हुए थे। कौन हुए थे, जगजीवन राम। तो ये भी कई बार फैक्ट डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, प्रीवियस में ये पूछा भी गया है कि अखिल भारतीय दलित संघ वर्ग के रूप में कौन शामिल हुआ था संविधान सभा में, तो जगजीवन राम जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हम भारत के लोग। इसमें जो प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग, उसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, भारत की जनता है। ठीक है, मतलब संविधान को कौन बना रहा है, भारत की जनता जो इसका प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है, और प्रभुत्व शक्ति किस में निहित है, वो जनता में ही निहित है। ठीक है, इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया, ये भी बिल्कुल, क्योंकि हम भारत के लोग, इस शब्द का मतलब ये है कि हमारा संविधान जो है बिल्कुल हमारे द्वारा ही बनाया गया है, अंग्रेजों के द्वारा नहीं बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि या पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है। ठीक है, कितनी होती है? पद ग्रहण करने के बाद जो 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र भी है। ये व्याख्या किस अनुच्छेद में है? तो देखिए अनुच्छेद 56 और 57 में कहा गया है कि बेशक राष्ट्रपति की जो अवधि है वो 5 वर्ष की होती है, लेकिन उसके बाद वो पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा स्पीकर को देता है। ठीक है, तो कई बार ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये है आपका प्रस्तावना के उद्देश्यों को लेकर। ठीक है, कि प्रस्तावना के अंतर्गत जो किन उद्देश्यों की बात की गई है। ठीक है, तो देखिए संविधान के स्रोत के बारे में बताती है कि संविधान का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। ठीक है, जो कि भारत के लोग हैं। ठीक है, संविधान के उद्देश्य को भी बताती है प्रस्तावना। अधिकारों व स्वतंत्रताओं के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक और आपके राजनीतिक अधिकारों की बात की जाती है, स्वतंत्रताओं की बात की जाती है। संविधान के लागू होने की तिथि के बारे में भी ये बताती है संविधान की, कि किस तिथि को हमारा संविधान जो है अंगीकृत किया गया। ठीक है, भारत को एक संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य बनाने का संकल्प, ये भी कहीं ना कहीं हमें संकल्प कहाँ मिलता है? प्रस्तावना के अंतर्गत देखने को मिलता है हमें। ठीक है, और जो संप्रभुसत्ता है, समाजवाद है और पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखना जो है संविधान का उद्देश्य बताती है। कौन बताती है? हमारी संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रस्तावना। वैसे तो प्रस्तावना आपको याद कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कई बार जो है प्रस्तावना जो है पूछी गई है आपके एग्जाम में। इसमें आधे से कोई इंपॉर्टेंट बात पूछ ली जाती है कि इसके आगे क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख क्या है 26/11/1949 मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो देखिए इसमें जो उपरोक्त हमने क्वेश्चन में जो हमने संविधान के उद्देश्यों की बात की है प्रस्तावना के अंतर्गत, ठीक है, वो सारे कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत भी शामिल हैं। ठीक है, आप एक बार प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आपको सारा ही अंडरस्टैंड हो जाएगा और आप इसको याद भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है राज्य और राष्ट्र में अंतर क्या है। तो देखिए राज्य की बात करें तो राज्य जो है 4 एलिमेंट से बना, जिसमें की पॉपुलेशन, सोवरेनिटी, गवर्नमेंट एंड लैंड। ठीक है, तो एक विधिक और राजनीतिक संकल्पना है राज्य। निश्चित क्षेत्र पर कानून के दायरे में रहने वाले लोगों का एक समूह है राज्य। ठीक है, आंतरिक और बाहरी मामलों से बिल्कुल संप्रभु होता है राज्य। मतलब राज्य जो है संप्रभु होता है, प्रभुसत्ता होती है, जिसमें आंतरिक और बाहरी तौर पर राज्य बिल्कुल ही स्वतंत्र होता है। कोई भी किसी प्रकार का कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशन या अन्य संगठन का कोई दबाव राज्य के ऊपर नहीं रहता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र एक अलग ही टर्म है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक धारणा है। ठीक है, राष्ट्र लोगों का समूह है जो विशेषता भाषा, रीति रिवाजों और समान सभ्यता के कारण आपस में बंधे होते हैं लोग। ठीक है, और जो लोगों में एकता की भावना जगाती है कौन? राष्ट्रीयता। ठीक है, राष्ट्र। तो राष्ट्रवाद किसकी विशेषता है? राष्ट्र की विशेषता है राष्ट्रवाद। ठीक है, और कोई राष्ट्र राज्य बन जाता है कब? जब वह प्रभुसत्ता संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो एक बेसिक सा डिफरेंस है राष्ट्र और राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट कैग। ठीक है, देखिए कैग जो है आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसका सबसे पहले बात करते हैं कि किस आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई। तो आर्टिकल 148 डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जाता है। ठीक है, किससे संबंधित है? आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, भारतीय लेखा परीक्षक व लेखा विभाग का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? कैग होता है। ठीक है, ये जो है लोक वित्त का संरक्षण होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का भी नियंत्रक होता है कैग। ठीक है, संसद की लोक लेखा समिति जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसके गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है कैग। कैग जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन? एक विनियोग लेखाओं परीक्षा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ठीक है,
और वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और 3 सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ये तीनों रिपोर्टें जो कहीं ना कहीं कैग जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग है, स्वयं की पहल पर, वित्तीय समिति के अनुरोध पर या व्यवस्थापिका के निर्देश पर मूल्यांकन अध्ययन कर सकता है। किस किस के अध्ययन पर, किस किस के अनुरोध पर? या तो स्वयं की पहल पर, या तो वित्तीय समिति के अनुरोध पर, या तो व्यवस्थापिका के निर्देश पर, ठीक है, मूल्यांकन अध्ययन कर सकता है कैग। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है कि 16 जनवरी 1941 को जब मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी, ठीक है, वैसे तो देखिए मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई है? 10 दिसंबर 1948 को की गई, लेकिन उससे पहले से ये पहल चली थी जब मानवाधिकारों की बात की जाने लगी थी। तो देखिए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की घोषणा जो हुई थी 16 जनवरी 1941 में, इसमें भी इन्होंने कुछ एक मानवाधिकारों की बात की है, जिसमें 4 तरह के अधिकारों की बात की है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म एवं विश्वास की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता, अभाव से मीन्स गरीबी से मुक्ति, और भय से स्वतंत्रता। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि इनमें से कौन कौन सी स्वतंत्रताओं की बात की गई है या कौन कौन सी नहीं की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें निर्णय निर्माण के क्रमवार चरण क्या होते हैं, ठीक है। निर्णय निर्माण जो डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी है, ठीक है, उसमें कौन कौन से फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको सीक्वेंस में भी कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है? उद्देश्यों का निर्धारण होता है, ठीक है, उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उसके बाद समस्या की व्याख्या की जाती है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी व्याख्या की जाती है, और प्रॉब्लम का विश्लेषण करना होता है, ठीक है, उसको एनालाइज करना होता है, या उसका विश्लेषण करके क्या किया जाता है, जो आपके पास समाधान है, ठीक है, वैकल्पिक समाधानों का विकास करना होता है कि आपके पास उस प्रॉब्लम का क्या क्या समाधान हो सकता है। उसके उपरांत जो विकल्पों की छंटनी होती है, तथा जो आपका जो अंततः क्या करते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं कि कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ होगा, जिससे जो है आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग जो निर्णय निर्माण, ठीक है, उसकी प्रोसेसेस के कुछ एक फ्रेजेस हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आप कहीं ना कहीं इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से मैंने लगभग 3 वीडियोज़ में 100 फैक्ट्स आपको डिस्कस किए हैं। प्रीवियस वीडियोज़ के जो भी लिंक्स होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो दे दूँगा। और इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स के ऊपर मैंने बात कर रहा था कि मार्क्सवाद से संबंधित जो है जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अगर आपने वो समझना है तो डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर लिंक होगा, आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए। तो ये सारे फैक्ट्स आपकी रिवीजन के काम भी आएंगे और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए भी क्विक रिवीजन का काम करेंगे। साथ ही साथ हम बात करते रहेंगे आगे और आने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी हम कहीं ना कहीं बात करेंगे, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे, कुछ एक प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, सब चीज़ें हम डिटेल में जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।